पराशर जी के घर में मृत्यु सा सन्नाटा पसरा है। कभी कभी मिसेज पराशर और बेटी प्रार्थना की सिसकियों की आवाज़ गूंज जाती है। आज राखी का पर्व है, परंतु उनके घर में तो खाना भी नहीं बना। सबकी आंखों में पिछली राखी की स्मृतियां कौंध रही थीं। विपुल और प्रार्थना की मीठी नोक-झोंक की यादें हृदय को और अधिक कष्ट दे रही हैं। 7 महीने हो गए विपुल को गए। बीटेक के बाद चेन्नई में विपुल को नौकरी मिली तो घर में खुशी के साथ उसकी जुदाई की दुख की लहर भी दौड़ गई। परिवार से बिछड़कर एक अनजान भाषा और परिवेश में सामंजस्य करने की परेशानी विपुल को भी थी, लेकिन नौकरी मिलने से वे खुश भी था। क्या मम्मी, जब से नियुक्ति पत्र आया है टोनी सूरत बना रखी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। वे तो ठीक है भैया, लेकिन आप उतनी दूर चले जाओगे तो क्या हुआ। आज के संचार युग में जब हर समय बात हो सकती है, वीडियो कॉल एक दूसरे से आमने सामने बात की जा सकती है, तब ये दूरियां कोई मायने नहीं रखती। एक बात और है भैया, प्रार्थना ने माँ की ओर देखकर कहा। मम्मी को डर है कि कहीं आप किसी मद्रासन को बहू बनाकर ना ले आओ। कश्मीर में नौकरी मिलती तो मम्मी निश्चिंत रहती कि बेटे के कदम बहके भी तो कश्मीरी सेब जैसी बहू आएगी। माँ बनोगी तब माँ के दिल की पीड़ा समझ पाओगी। अभी तो सब मजाक ही लगता है। कहते हुए मिसेज मंजू पाराशर की आंखों के आंसू गालों पर फिसल गए। ओ मम्मी, विपुल ने माँ के गले में बाहें डाल दी। प्रार्थना तो आपकी उदासी को दूर करने के लिए ऐसा कह रही है और आप उसी से नाराज हो रही हैं। एक दिन विपुल चला गया, लेकिन रोज वीडियो कॉल से बात करता और काफी देर तक सबसे बात करता। दूर रहकर भी वे घर का बराबर ख्याल रखता। मम्मी पापा प्रार्थना का जन्मदिन हो या मम्मी पापा की वैवाहिक वर्षगांठ को विपुल के भेजे उपहार भोजन भी पहुंच जाता। प्रार्थना जरा भी कुछ खाने को कह देती, आधे घंटे के अंदर घर के बाहर ऑर्डर आ जाता। वैसे भी कई बार फोन करके कह देता, मम्मी खाना मत बनाइए, मैं भिजवा रहा हूँ। छुट्टी में पहली बार आया तो उसने उपहारों से घर भर दिया। मिस्टर और मिसेस पाराशर घर में बहू के सपने देखने लगी। अभी विपुल को गए 1 महीना ही हुआ था कि विपुल के रूममेट का फोन आया कि विपुल का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग तुरंत आ जाइए। पत्नी और बेटी को लेकर पाराशर जी तुरंत चेन्नई पहुंच गए। बेटे की हालत देखकर उन लोगों का मस्तिष्क सुन्न हो गया। समय बीतने लगा, लेकिन विपुल की स्थिति में कोई सुधार ना हुआ। आखिर डॉक्टर ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। अब तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी विपुल का रूममेट आकर पाराशर जी को अपने साथ ले गया। उसने पाराशर जी के कंधे पर हाथ रख दिया। अंकल, विपुल को हम सब ने खो दिया है, लेकिन एक बात कहनी थी आपसे, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। पता नहीं आप क्या समझें। बोलो बेटा, हमारे खोटे भाग्य को तुम कैसे बदल सकते थे जब हम कुछ नहीं कर पाए। अंकल, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। समझ लीजिए कि विपुल की अंतिम इच्छा यही थी। तभी विपुल के और भी दोस्त आ गए। उन्होंने बताया कि विपुल सहित उन सब ने देहदान कर दिया है। सुनकर अवाक रह गए पाराशर जी। ये ज़रा से बच्चे, जिन्हें कहा जाता है कि आजकल की गैर जिम्मेदार पीढ़ी इस उम्र में इतने आगे की सोच लेते हैं। अंकल, देहदान तो स्वाभाविक या बीमारी से शिथिल अंगों का भी हो सकता है, लेकिन हमारा विपुल तो ऊर्जा से भरपूर एक स्वस्थ युवक है। उसके सभी अंग सही काम कर रहे हैं। कहकर वो चुप हो गया। पाराशर जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तभी एक दूसरे लड़के ने कहा, अंकल, विपुल तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप चाहें तो विपुल की इच्छा पूरी करके आप कई लोगों को जीवन दे सकते हैं। नहीं, मैं अपने बेटे के शरीर की और दुर्दशा नहीं होने दूंगा। सनातन धर्म के अनुसार ये गलत है, ऐसा करना पाप है। ऐसा करने से उसकी आत्मा भटकती रहेगी। नहीं पापा, भैया की अंतिम इच्छा यदि ना पूरी की गई तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। उन्होंने जिस देह का दान कर दिया है उस पर आपका अधिकार नहीं है। मुझे गर्व है अपने भाई पर। यहाँ से चलकर मैं भी देह दान कर दूंगी। प्रार्थना, तुम क्या कह रही हो बेटा? सही कह रही हूँ पापा। बचपन से दान की महिमा सुनी है, लेकिन अगर आपके बेटे ने स्वेच्छा से कुछ दान किया है तो आप क्यों उसके पुण्य में बाधा डाल रहे हैं? प्रार्थना ने पाराशर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा।
पापा जो अंग चिता की राख में जलकर भस्म हो जाएंगे, उनसे कई लोगों को जीवन मिल जाएगा। आपका बेटा कई लोगों के भीतर जिंदा रहेगा। पाराशर जी ने अंगदान की अनुमति दे दी। आंखों में आंसू और हृदय में हाहाकार लेकर तीनों खाली हाथ लौट आए। कितना खुश था विपुल इस नौकरी से। कितनी आशाएं लेकर उन्होंने विपुल को इस महानगर में भेजा था और इस महानगर ने उनकी घर की खुशियों को ही ले लिया। 7 महीने हो गए इस घर को वीरान हुए। खुशियां रूठ गई हैं इस घर से। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। प्रार्थना, देख बेटा कौन है। लेकिन कोई हलचल न होती देख खुद उठकर दरवाज़ा खोलने चले गए। दरवाजे पर खड़ी 4 कारें देखकर हतप्रभ रह गए। इतने सारे अनजान लोग क्यों आए हैं उनके घर? क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? प्रार्थना से थोड़ी बड़ी एक विवाहित लड़की ने कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं है। हम अंदर आकर आपको सब बताते हैं। आवाज़ें सुनकर प्रार्थना और मंजू पाराशर भी आकर पाराशर जी के पीछे खड़ी हो गईं। आइए। अपने आंसू छुपाते हुए मंजू और प्रार्थना ने सबका स्वागत किया। भाई साहब, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बैठने के बाद पाराशर जी को संबोधित किया। मेरा नाम जीवन रंधावा है। ये सब वो बच्चे हैं जिन्हें आपके बेटे के अंगों ने जीवन दान दिया है। पाराशर जी, मंजू और प्रार्थना के कंठ से सिसकियां फूट पड़ीं। जीवन रंधावा ने पाराशर को गले लगा लिया। आज रक्षाबंधन है। आज रक्षा का वचन दिया जाता है, लेकिन आपके परिवार ने तो इन बच्चों के जीवन की रक्षा की है। आपका विपुल कहीं नहीं गया है, इन बच्चों के रूप में जीवित है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इन सब ने भी अपने अंगों के दान का संकल्प लिया है। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर जीवन रंधावा ने ही कहा, आज ये सब आप तीनों को राखी बांधने आए हैं। वे तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसा रक्षाबंधन है? ऐसे रक्षाबंधन की तो किसी ने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन प्रार्थना के बोलने से पहले ही एक लड़की आगे आ गई। बहन, आपने ही सबसे पहले अपने भाई की अंतिम इच्छा पूरी करने की दृढ़ता दिखाई थी, वरना किडनी फेलियर हो जाने के कारण मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे बिना माँ के हो जाते। मुझे पहले से पता होता तो मैं कुछ तैयारी कर लेती आज तो हमारे घर में। कहते कहते सकुचा कर चुप हो गई मंजू पाराशर। अगली बार कर लीजिएगा आंटी, अब तो हम सब हर राखी पर आएंगे। फिर सबने मिलकर मिस्टर और मिसेस पाराशर के साथ प्रार्थना को बैठाया। इसके बाद तिलक करके राखी बांधी। सबके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाने का ऑर्डर उन लोगों ने पहले से ही दे रखा था। जब शगुन के रूप में मंजू पाराशर कुछ देने लगी तो जीवन रंधावा ने रोक दिया। अगली बार खरीद कर रखिएगा। अब ये सब आपके बेटे बेटियां हैं, हमेशा आपके पास आएंगे। अपने आप को अकेला मत समझिएगा। नहीं भाई साहब, राखी खाली हाथों से नहीं बनवाई जाती, अब शगुन होता है। और फिर आज तो मैंने एक विपुल को खोकर इतने सारे विपुल पाए हैं। मंजू पाराशर के कहने पर सबने उनसे 1 रुपया शगुन के रूप में ले लिया। सबके जाने के बाद मिस्टर और मिसेस पाराशर ने प्रार्थना को गले से लगा लिया। प्रार्थना, अगर उस समय तुमने इतनी दृढ़ता ना दिखाई होती तो आज इतने जीवनों को बचाने की खुशी हमें कैसे मिलती। मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि हमने भैया को खोकर भी इतने भाई बहन पा लिए हैं। सचमुच मंजू, किसने सोचा होगा कि आज हम ऐसा अनोखा रक्षाबंधन मनाएंगे। तीनों के चेहरे आत्मसंतुष्टि से दमक रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।